हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। दिस इज सोनिया एंड यू आर वाचिंग सोविक्स व्लॉग। पिछले कुछ वीक से मैं वीडियोस नहीं डाल पाई थी, आप लोगों को अपडेट नहीं कर पाई थी क्योंकि फैमिली में कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ गई थी एक्चुअली, तो इसीलिए आप लोगों को अपडेट्स नहीं मिली। बट अब आपको रेगुलरली फिर से वीडियोस टाइमली मिलेंगी और जो भी अपडेट यहाँ पर हो रहा है वो मैं आप लोगों को कोशिश करूंगी कि इन्फॉर्म कर सकूं। तो गाइज, आज की जो वीडियो है वो डिटेल वीडियो है वीज़ा रिफ्यूजल्स, जो कि अभी स्टूडेंट वीज़ा को लेकर के हो रहे हैं एक्चुअली। और मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा और काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी देखे, तो सब जगह जो डेटा सामने आया वो डेटा ये कहता है कि भाई फैब में जो फैब इनटेक अभी हुआ था उसमें रिफ्यूज़ल का रेट बहुत हाई था। और जो अभी मार्च का फर्स्ट वीक गया है, टिल मार्च फर्स्ट वीक तक भी जो स्टूडेंट वीज़ा का रिफ्यूज़ल था वो बहुत ज़्यादा था। अब इसकी उन्होंने थोड़ी सी स्टडी करी है और स्टडी के बाद कुछ मेन जो पॉइंट्स हैं जो कि एजुकेशन प्रोवाइडर्स ने बताए हैं, ये किसी और का एनालिसिस नहीं है बल्कि एक एजुकेशन प्रोवाइडर्स जो हैं यानी कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जो एनालिसिस है वो उन्होंने बताया है। और आप लोगों को बताऊंगी कि 485 को लेकर के अभी क्या नए अपडेट्स आए हैं। तो मैं जिस वीज़ा रिफ्यूज़ल की बात कर रही हूँ उस आर्टिकल में मैं पढ़ रही थी और उसमें जो एशिया रीजन में आती हैं, इंडिया है, नेपाल है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भी जो कंट्रीज़ हैं, उनका कुछ उन्होंने डेटा जो है वो मेंशन किया था। और उसका जो डेटा था वो शॉकिंग डेटा था एक्चुअली। अगर हम 100% को एज ए बेंचमार्क लें तो उसमें से 78% वीज़ा रिफ्यूज़ल है और 11% को हुआ है वीज़ा इशू और बाकी जो है वो अभी भी पेंडिंग है। एक कंट्री का डेटा ये कहता है, एक कंट्री का डेटा कहता है 55% वो लोग जिनको सीओई इशू हो चुका था। मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जिनके पास ऑलरेडी यूनिवर्सिटी से सीओई था। तो 55% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें सीओई मिल चुका है और उसके बाद केवल 4% को ही उनमें से वीज़ा मिला, बाकी रिफ्यूज़ हो गए और स्टिल दे आर वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट्स। तो आप देख सकते हो इसी से कि भाई रिफ्यूज़ल रेट जो है वो कितना हाई है। अब इनके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, देखो आप लोग यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, ऑफर लेटर लेते हो और जो भी उनकी फ़ी वगैरह होती है उसे पे करते हो, इंश्योरेंस लेते हो, फिर यूनिवर्सिटी आपको सीओ इशू करती है और उसके बाद आप वीज़ा एप्लीकेशन करते हो। और जब वीज़ा एप्लीकेशन करते हो उस टाइम पर आप अपने फंड्स वगैरह को शो करते हो, ठीक है। बट अब क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटी अपना सीओ इशू करने से पहले ही आपसे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स मांग रही हैं। ये स्टेप हो रहा है क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा जो वीज़ा रिफ्यूज़ल हो रहा है उससे क्या होता है, देखिए यूनिवर्सिटी का नाम भी तो खराब होता है ना। यूनिवर्सिटी ने सीओईज दे दिए, इसका मतलब यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग तो जो स्टूडेंट हैं वो परफेक्ट है, वो आ सकते हैं। यूनिवर्सिटी ने अपने लेवल पे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए हैं जितने भी वो लोग चेक करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब सोचिए 55% में से अगर केवल 4% को वीज़ा मिल रहा है तो उस एजुकेशन प्रोवाइडर का, उस यूनिवर्सिटी का तो कितना नाम खराब हो जाएगा। तो अब यूनिवर्सिटीज़ का स्टेप क्या हो रहा है कि सीओ इशू करने से पहले ही आप लोगों को फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, उनका जो एविडेंस है मतलब वो जो है सबमिट करना पड़ेगा। अब सबसे पहले मैं फंड्स क्लियर कर देती हूँ कि भाई फंड्स कितने होने चाहिए। बहुत सारे लोग पूछते भी हैं, कई बार मेरे पास मैसेज भी आते हैं कि हमारे पास इतने लाख रुपए हैं, क्या ये इनफ हैं? तो रफली मैं अगर बता देती हूँ, अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हो तो आपको अकाउंट में 50 से लेकर के 65, ये इतना जो वेरिएशन है वो डिपेंड कर रहा है ना कि आपने कौन सी डिग्री ली है, आप किस यूनिवर्सिटी में हो, क्योंकि कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ की फीस में भी डिफरेंस है। तो 50,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से लेकर के आपके पास 65,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक का अमाउंट आपका जो अकाउंट है, जो भी आप लोग शो कर रहे हो एज ए एविडेंस फंड के लिए, उसमें इतना पैसा होना चाहिए। अब इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, आप जिस भी कंट्री में हो। अगर मैं आईएनआर की बात करूं तो अभी तो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, 65 से भी ऊपर चल रहा है। लेकिन अगर हम 65 माने और अगर मैं 55,000 एयूडी लेती हूँ तो भी लगभग आप लोगों के पास 35 लाख से 40-45 लाख तक का जो फंड है वो आप लोगों के अकाउंट में होना चाहिए। भाई देखो, जब आप फंड शो करते हो तो पहली चीज़ तो हो गई ऑब्वियस, 1 साल की आपको जो भी फ़ी है वो पे करनी होती है, ठीक है। तो वो होता है आपका। प्लस आप लोगों को लिविंग एक्सपेंस दिखाना होता है। लिविंग एक्सपेंस जो इस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया में है 1 ईयर का, फॉर अ मेन एप्लीकेंट मैं बात कर रही हूँ, वो है 29,710। तो ऑलमोस्ट आप 30,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर ही मान लो इसको भी। फिर आप लोगों को आपका जो एयर फेयर है उसको कैलकुलेट करना पड़ता है, तो वो भी 2 से 3,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर ये लोग एस्टिमेट करते हैं। अब अगर ये कि आपके साथ आपका देखिए पार्टनर है तो उस केस में आप लोगों को उसका भी 1 साल का फंड शो करना होता है और उसका अमाउंट है 10,394 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगर आपके साथ आपका माइनर चाइल्ड है यानी कि छोटा बच्चा है, वो बच्चा जो स्कूल नहीं जाता है, तो उस केस में उसका भी फंड आप लोगों को लेना होगा और वो फंड होता है
$4,449 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और अगर वहीं आपका स्कूल गोइंग बच्चा है तो उस केस में आप लोगों का अमाउंट हो जाता है 13,502 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो ये मैंने आपको पूरा ब्रेकअप बता दिया, मैंने आपको ओवरऑल अमाउंट भी बता दिया कि भाई स्टडी करने आ रहे हो तो कम से कम 40 लाख 45 लाख का इंतजाम आपके अकाउंट में होना चाहिए। अब ये कि जो फंड के लिए एविडेंस शो होते हैं उसमें आप लोग देखो एफडी भी ले सकते हो, लोन भी ले सकते हो, जो भी ऑथोराइज्ड हैं, सर्टिफाइड हैं। काफ़ी जगह से जो लोन है वो यहाँ की गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती है, तो वो आप लोग चेक कर सकते हो अपने लेवल पे, ठीक है। अब एक चीज़ और, फंड्स के लिए जो अभी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है जिसकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ल हुए हैं, ये मैं आप लोगों को यही बता रही हूँ कि भाई क्यों फंड की वजह से जो है वीज़ा रिफ्यूज़ हुए, बिकॉज इतना अमाउंट नहीं था उन लोगों के पास शो करने के लिए, या फिर प्रॉपर जो प्रूफ है वो नहीं थे उन लोगों के पास। अब जो प्रूफ की मैं बात करूँ, देखिए उसमें पहले तो क्या होता था कि हाँ 3 मंथ्स तक का बैंक स्टेटमेंट चल जाता था, लेकिन अब 6 से 12 महीने तक का स्टेटमेंट जो है यहाँ की गवर्नमेंट स्टूडेंट से ले रही है। तो आप लोग पहले ही जब आप अपनी एप्लीकेशन लगा रहे हो तो मेक श्योर कि आप पहले ही वो एविडेंस लगाओ, क्योंकि क्यों वेट करना है ना। आपको पता ही है कि हाँ भाई आजकल जो है 3 महीने के एविडेंस से काम नहीं चल रहा है। आप लोगों को अगर 6 महीने का है तो भाई पूरा स्टेटमेंट लगाओ, ताकि अननेसेसरी आपके वीज़ा में कोई डिले हो ही ना। और ये जो एविडेंस आप लोग लगाओगे ना, इसमें भी आपके अकाउंट में कंसिस्टेंट फ्लो होना चाहिए मनी का। ऐसा नहीं कि अचानक से आपने कहीं से 10-12 लाख ले लिए, है ना। मतलब आप समझ रहे हो ना कि एक होता है कंटिन्यूस फ्लो कि हाँ भाई धीरे धीरे इस तरह से अमाउंट आया, कलेक्ट हुआ। ऐसा नहीं कि किसी ने अचानक से 20 लाख रुपए आपके अकाउंट में डाल दिए। तो ये जो फ्लो है मनी का वो भी कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो अपनी तैयारी पहले से ही शुरू कर दो, ठीक है। अचानक से अगर फंड आएगा तो आप लोगों को उस फंड को भी जस्टिफाई करना पड़ेगा। और देखिए वीज़ा फ़ी तो बढ़ ही चुकी है, आप लोगों को मालूम है कि अब जो ऑस्ट्रेलियन वीज़ा फ़ी हो गई है स्टूडेंट वीज़ा की, वो है 2,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और एक चीज़ और, जब आप लोग इनकम जिसकी भी शो कर रहे हैं, जो भी आपका स्पॉन्सर है, आपके पेरेंट्स हैं या आपका पार्टनर है, तो उसके भी सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। उसके पूरा इनकम टैक्स का जो प्रूफ है वो सब आप लोगों को लगाना है। जो भी ITR वगैरह होता है ना, वो सब आप लोगों को लगाना है। तो आप लोगों से मैं ये बोल रही हूँ कि डॉक्यूमेंट्स पहले ही लगा दो, डोंट वेट कि वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगे, बिकॉज हो सकता है ना मांगे सामने वाला, आपका वीज़ा वैसे ही रिजेक्ट हो जाए। तो ये है कि भाई प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को, तो जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लगता है कि हाँ ये सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स एज अ वो लोग मांग सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप पहले ही अपने साथ अटैच कर दो। क्योंकि फंड्स जैसे मैंने आपको बताया, इन सब की वजह से बहुत वीज़ा जो हैं वो रिफ्यूज़ हुए हैं। सेकेंड चीज़ जो एजुकेशन प्रोवाइडर्स ने खुद हाईलाइट की है वो है GS रिक्वायरमेंट। तो GS रिक्वायरमेंट में क्या हो रहा है, देखो मेन रीज़न बता रही हूँ मैं आपको कि क्यों वीज़ा रिफ्यूज़ हुए। तो आप लोगों को पता है कि GS रिक्वायरमेंट में कुछ सेट क्वेश्चंस होते हैं, आप उनके आंसर करते हो, और आंसर की लिमिट भी आप लोग जानते हो, दैट इज़ 150 वर्ड्स। उसमें क्या है, जब लोग लिखने लगते हैं ना तो बहुत लंबा चौड़ा पेज भरे जा रहे हैं। 150 वर्ड्स उन्होंने बोला है, तो आप लोगों को 150 वर्ड्स में ही आंसर करना है, ठीक है। कुछ वर्ड्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर 150 को 500 नहीं बना सकते आप। और उसमें क्या है, 500 में आप पूरी रामायण महाभारत लिखे जा रहे हो। अरे भाई उन्हें टू द पॉइंट आंसर चाहिए आपसे। अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि भाई आपने कोर्स क्यों चूज किया है, तो आप लोगों को बस उतनी सी बात बतानी है कि भाई इस कोर्स को लेकर के आपका फ्यूचर के लिए क्या प्लान्स है, ये कोर्स क्यों आपको अच्छा लगता है, भाई आपका बैकग्राउंड रहा है उस कोर्स से रिलेटेड, है ना, या आपको लगता है कि इस कोर्स को करके आप लोगों को बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है आपकी कंट्री में। तो आपको टू द पॉइंट आंसर करना है, इसीलिए उन्होंने लिमिट दी है 150। तो हो क्या रहा है, लोगों को लग रहा है कि नहीं काफ़ी ज़्यादा बड़ा बड़ा लिख करके और हम उन्हें कन्विंस कर लेंगे, तो ये भी एक रीज़न हो रहा है। तो भाई जो भी क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं उसका टू द पॉइंट आंसर करो। फिर आंसर में क्या है, एक और जो पॉइंट उन्होंने दिया वो ये कि जो ये पूछते हैं ना कि वाई ऑस्ट्रेलिया, लोग इसको भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो वो एक जेन्युइन रीज़न आप लोगों को देना है कि ऑस्ट्रेलिया ही क्यों। तो उसके लिए भी ये नहीं मुझे अच्छा लगता है एंड ऑल, फैक्ट्स और फिगर्स लिखो। अगर आपने किसी कंट्री से कंपेयर किया है, कनाडा से कंपेयर किया है या कहीं और से कंपेयर किया है, तो दोनों का प्रॉपर कंपैरिजन दो। चाहे फ़ी का कंपैरिजन दो कि भाई मैंने वहाँ पे इस कोर्स को इस यूनिवर्सिटी में चेक किया, इतनी फ़ी थी, ऑस्ट्रेलिया में चेक किया, इतनी फ़ी थी, मेरे लिए ये फ़ी अफोर्डेबल है। तो आप लोगों को फिगर्स देने हैं, जस्टिफाई करना। ये नहीं कि हाँ मुझे ये अच्छा लगता है, यहाँ का वेदर भी मुझे अच्छा लगता है। ऑफकोर्स वेदर एक पॉइंट है कि हाँ भाई वो बहुत कोल्ड कंट्री है, बट आप लोगों को अब क्या करना है, थोड़ा और प्रिसाइज होना है। तो जितने आप फैक्ट्स और फिगर्स देंगे ना, उतने ही आपका जो आंसर है वो स्ट्रांग होगा और आपका जो GS है उसको लेकर के कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरा जो उन्होंने रीज़न दिया वो था इंग्लिश लैंग्वेज का जो एविडेंस है वो स्टूडेंट्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, या फिर जो एविडेंस उन्होंने दिया है उसे वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे।
मतलब ये 7 बैंड आपके इंग्लिश में आ गए हैं, आइल्स में आ गए हैं, आपने ये स्कोर लगा दिया। लेकिन जब आपका इंटरव्यू होता है उस टाइम पर आप उनसे इंग्लिश में प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, तो क्लियर बात है, पता चल जाता है कि भाई ये जो 7 बैंड है ये इस बच्चे ने नहीं लिए होंगे, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ है। तो जो भी आपका स्कोर कार्ड है उसको आपको जस्टिफाई करना है, ठीक है, क्योंकि अब यही चीज़ें हैं जिनकी वजह से अगर उन्हें कहीं पे भी डाउट होगा तो वो आपका जो वीज़ा है उसे रिफ्यूज़ कर देंगे, और वो कर भी रहे हैं। तो गाइज ये मेन रीज़न है आपके वीज़ा के रिफ्यूज़ होने के, जो अभी इन दिनों सामने आए हैं। और मैंने ऑलरेडी बताया, आर्टिकल है पूरा, आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। तो फंड्स हो गए, जीएस, इंग्लिश का जो टेस्ट है उसका स्कोर कार्ड, और ऑफकोर्स जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है बेसिकली आप उन्हें प्रॉपर रखो, चाहे आपका एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हो, आपका पासपोर्ट हो, जो भी है प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर वैलिडिटी के साथ होना चाहिए, कहीं पर भी उसमें कोई भी झोल झाल कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होनी चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड चेंज, जो कि एक बहुत बड़ा चेंज है फिर से जो ऑस्ट्रेलिया ने अभी दिया है। तो 1 मार्च 2026 से जो आपका टेम्प्रेरी ग्रेजुएट वीज़ा होता है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, जो आप अपना स्टडी खत्म होने के बाद अप्लाई करते हो, जो कि आपको फुल वर्किंग राइट्स देता है ऑस्ट्रेलिया में। सो गाइज अब 485 की जो फी है वो बढ़ गई है और डबल हो गई है। पहले आप लोग पे करते थे 2300 फॉर अ मेन एप्लीकेंट, वहीं अब 1 मार्च से जो भी स्टूडेंट्स लगाएंगे 485 उन्हें फी देनी है 4600 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो ये एकदम डबल है, और ऑफकोर्स जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं वो 485 तो लगाते ही हैं, क्योंकि भाई स्टडी के बाद अगर आपको वापस अपनी होम कंट्री नहीं जाना है, आप लोगों को यहाँ का लोकल एक्सपीरियंस लेना है, या आप लोगों को बाद में पीआर अप्लाई करनी है, तो दोनों ही केसेस में 485 लगाते हैं ताकि वो कंट्री में लीगली जो है स्टे कर पाए। तो अब इस 485 की जो फी है फॉर मेन एप्लीकेंट वो डबल हो गई है। सो गाइज ये 2 मेजर अपडेट्स थे जो मुझे आप लोगों को देने थे। अभी एक और चीज़ सामने आ रही है, बट अभी तक कहीं न्यूज़ में नहीं आई है, कि स्टूडेंट्स के जो वर्किंग राइट्स हैं, यानी कि जो उनका टाइम फ्रेम है वो बढ़ने वाला है। 48 आवर्स अभी आप लोग अलाउड हैं पर फोर्टनाइट काम करने के लिए, यानी कि एक वीक में मान लीजिए 24 घंटे अलाउड है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि जुलाई से जो है 60 आवर्स ये होने वाला है, बट अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, तो डोंट वरी, जैसे ही अपडेट आएगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगी। एंड एक चीज़ और है, जैसा मैंने आपको बताया ना कि वीज़ा रिफ्यूज़ल बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब वीज़ा रिफ्यूज़ल जब होते हैं तो आप लोग डेफिनेटली उसके अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकते हो। अगर आप लोग यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हो तो यहाँ पर ART है, और ART ने भी जो अपना फिगर रिलीज किया है ना अभी, तो वो भी शॉकिंग फिगर है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ART ने के पास अभी कितने केसेस हैं। तो टिल 31 जनवरी अभी ART के पास जो केसेस हैं वो हैं 50,686 स्टूडेंट वीज़ा केसेस ऑन हैंड, और जो उन्होंने अभी 31 जनवरी तक जो डिसीजंस दिए हैं 6,373 स्टूडेंट वीज़ा रिलेटेड डिसीजंस वर मेड इन द 7 months अप टू 31 जनवरी। और शॉकिंग बात यह है कि दिस कंपेयर टू 5,644 इन द एंटायर 2024 एंड 2025। तो उस पूरे एक साल में उन्होंने कितने डिसीजन दिए? 5,644, और वहीं अब तक 7 महीनों में वो 6,000 से ऊपर डिसीजन दे चुके हैं। तो सोचो, वीज़ा रिफ्यूजल भी बहुत ज़्यादा है, उनके पास काम भी बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली ये सब आप लोगों को बताने का मेरा मेन जो पर्पस था वो यही था कि भाई अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप प्रॉपर रखिए। कहीं पर भी कोई भी जो अगर आपको लगता है कि इशू हो सकता है तो थोड़ा सा वेट कर लो। मान लीजिए आप जिस भी इंटेक में आना चाहते हो उसके लिए आपको लगता है कि नहीं, फाइनेंस प्रॉपर नहीं है और मनी का जो फ्लो है वो कंसिस्टेंट नहीं है, तो ऐसे ही कहीं से अरेंज करके अगर आप डिपॉजिट करोगे, उसका प्रॉपर प्रूफ आप नहीं दोगे, तो वीज़ा रिफ्यूजल आप लोगों का होना ही है। सो गाइज अपने आप को प्रिपेयर करो पहले से ही, अगर आप यहाँ पर जो है आकर के स्टडी करना चाहते हो। दूसरा अपडेट 485 को लेकर था, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। फिर से मिलूंगी आपसे एक नए अपडेट के साथ, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर। एंड ऑफकोर्स अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके पूछ सकते हैं।